अखिलेश यादव ने वाराणसी गैंगरेप को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने अलीगढ़ में शुक्रवार को कहा है कि आज कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया गया है। अधिकारियों से जानकारी ली गई है कि उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार को वाराणसी आए थे। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम ने पुलिस कमिश्नर महित अग्रवाल से छात्रा से गैंगरेप केस के बारे में पूरी जानकारी ली। हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति का है। हम जितना गले मिलेंगे, हम जितना एक दूसरे को समझेंगे, हम जितना एक दूसरे के त्योहार खुशियों के साथ मनाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हमारे समाज में भाईचारा बढ़ेगा। राम जी या सुमन जी ने जो कुछ कहा, उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है, उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके। वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है। और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े, तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी है, और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है, तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें, उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। उस संविधान पे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है। और ये जीएसटी का जो कानून लाए थे, ये बताते थे कि जीएसटी से हमारा व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया, उलझा दिया। जो लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ भी सरकार नहीं व्यापारियों को दे पा रही है। ये बात तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता तहबूर राणा को भारत लाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। लेकिन इसी के साथ ही कुलभूषण जाधव को लेकर उन्होंने भारत सरकार पर तंज भी कसा है। संजय राउत ने कहा कि तहबूर राणा को अमेरिका से भारत लाया जाना सराहनीय है, लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने सवाल भी पूछा कि राणा को मुकदमा चलाने और फांसी पर चढ़ाने के लिए लाया गया है या एक पार्टी को इसका श्रेय लेने के लिए भेजा गया है। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वे लोग राणा महोत्सव क्यों मना रहे हैं। ऐसी है कि एक आतंकवादी जिसका सीधा संबंध पाकिस्तान से है,
आतंकवादी गुटों से है, चाहे हिजबुल्ला हो चाहे और हो, जिसने 26/11 का इस देश पर आतंकवादी हमला करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसी व्यक्ति, ऐसा आतंकवादी का आका अमेरिका से अगर इंडिया में लाया जाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए हमारे एजेंसी का, भारत सरकार का प्रयासों का। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तवव्वुर राना जो है उसको, उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया। ये बात ठीक नहीं है। आप तो राणा फेस्टिवल करने जा रहे हो, जो सामने सामना में कहा कि राणा फेस्टिवल करने जा रहे हैं। राणा फेस्टिवल करेंगे। 2009 से ये प्रक्रिया चल रही है। 2009 से NIA ने उनके खिलाफ एक FIR लॉन्च किया इंडिया और राणा के खिलाफ 2009 में। बाद में NIA की एक टीम अमेरिका में जाकर उनसे पूछताछ करके आई। मेरे हिसाब से 2012 में उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और वहाँ उस वक्त के विदेश सचिव अमेरिका में जाकर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा किया है उसके प्रत्यार्पण के बारे में। अब जाकर हमें 2025 में उस बारे में सफलता मिली, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया वहाँ चल रही। हर देश का कानून होता है। अगर हमारे देश से किसी अपराधी को दूसरे देश में देना है तो यहाँ का कानून फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे अमेरिका का कानून है। जैसे अबू सालेम को लाया पुर्तगाल से, उनका भी कानून है। जब हमारे एजेंसी ने उनको लाया तो वहाँ का कानून है, आप किसी को फांसी नहीं दे सकते, मृत्युदंड नहीं दे सकते, तो हमको कानून फॉलो करना पड़ रहा है। तो ऐसा ये राणा का है, तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे। देखो, बिहार के चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम हाउस का घेराव करने निकले कांग्रेसियों का प्रदर्शन महज 1 घंटे में खत्म हो गया। सीएम हाउस से 3 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने कांग्रेसियों को रोक दिया है। राजपुर पुल के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों में थोड़ी देर के लिए नोक-झोंक हुई। इस दौरान वाटर कैनन के जरिए भीड़ को कंट्रोल किया गया। इधर प्रदर्शन में शामिल होने आए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चंद कदम चलकर ही वापस लौट गए। कन्हैया कुमार और यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान को पुलिस ने हिरासत में लेकर कोतवाली थाना पहुंचे। हालांकि दोनों को 1 घंटे के बाद छोड़ दिया गया है। एक मुद्दे को लेकर 26 दिन तक यात्रा की। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था, आप सब ने भी सुना। बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली मुंबई नहीं जाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जाते हैं। उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन पलायन लोग किस परिस्थिति में करते हैं इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अव्यवस्था, गरीबी, लाचारी, अविश्वास, जिस जिले, गांव, देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं, BA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं। और शक्ति भाई सही कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी, सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहाँ जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन गए हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। और ये बहुत दुख की बात है
बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं पटना में आज, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच पे खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे लाकर टेक दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, यह बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवक कांग्रेस का, NSY का। उन्होंने बिहार के नौजवानों की अल्प को जगाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपरों को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन पारदर्शी तरीके से हो। नौजवान नौकरी मांगे हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं, सत्ता में रहने की उम्मीद हर राजनीतिक दल को होती है और मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जब इतने लंबे समय तक बार बार मौका लेने के बावजूद इन 20 सालों में कितने लोगों के भविष्य की चिंता करेंगे। आज लाखों लाख नौजवान बिहार के संभावना को समाप्त होते देख अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने जवाबदेही तय करने के लिए इस यात्रा को निकाला। 26 दिन तक इस भीषण गर्मी में इस सैकड़ों नौजवान चले और आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और पूछना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार DNA के सैंपल भेजे थे, बिहारी अस्मिता का आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहारी आज आप नौजवान नौकरी मांग रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाकर उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवानों को 20 लाख नौकरी दीजिए? जो PSU थे बंद कर दिए, सरकारी नौकरियों में लगातार गिरावट आ रही है, उद्योग और निवेश हो नहीं रहा, नए रोजगार आएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संकल्प चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, एक निश्चित दिशा चाहिए। पहला तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, आप सबके माध्यम से पूरे देश को बधाई। और जब हम उनको याद कर रहे हैं तो एक बात याद रखना पड़ेगा, तो कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के बिना नैतिकता का, नैतिकता के बिना विकास का, विकास के बिना धन का, और धन के नाश से जो बहुजन है उनकी तबाही होती है। इसीलिए बहुजनों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और यह जो बात हम आपके सामने रेखांकित कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी कोशिश है कि इतिहास में शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उन संघर्षों को भुला दिया जाए, ताकि जो मौजूदा शोषण है उसको टिका करके रखा जाए और कोई भी लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंदी से बोल ना पाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मालूम हो कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाता, ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें पलायन को, गरीबी को,
बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद कर। तो यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, यह यात्रा इतिहास के हमारे शोषण के खिलाफ संघर्षों को जोड़ना और मौजूदा समय में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, किसी भी जाति के गरीब लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर, बिहार के आम आवाम के सवाल को हम उठा सकें। और यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची है और वही अपना हक की बात करने के लिए हम आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम विभिन्न जिलों से जब गुजरे तो लगभग 1 लाख प्रभावित वर्ग के छात्रों और नौजवानों से मिले। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा था उसको हम लोगों ने उठाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया जो बिहार की आवाज है, जो बिहार की मांग है, उसको सुनेंगे और उसका समाधान निकाल करके बिहार प्रगति के रास्ते पर, समानता और बराबरी के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने भी छात्र का समर्थन किया है। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में जमा हुए हैं। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस ने पार्टी ऑफिस के बाहर ही बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है। यह विरोध प्रदर्शन के पीडीपी के महासचिव खुर्शीद आलम के नेतृत्व में किया गया। खबर उत्तर प्रदेश की जालौन से। खबर चलने के बाद बौखलाया दबंग भूमाफिया और शिक्षा माफिया सबीर खान। दबंग भूमाफिया और शिक्षा माफिया ने एक पत्रकार को फोन कर उसको धमकी दे डाली है। कहा कि उस खबर को डिलीट कर दो। खबर चलने के बाद दबंग भूमाफिया और शिक्षा माफिया ने फोन पर कहा कि आपके पिताजी से बहुत अच्छे संबंध है, खबर को डिलीट कर दो। दबंग भूमाफिया और शिक्षा माफिया की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पूरा मामला कालिक नगर के मोहल्ला अंदल सराई लांगरपुर का है। क्या नाम है आपका? राकेश बघेल। आपने एक जमीन खरीदी है अपने प्रशांत के साथ में? जी प्रशांत पास। जी। तो आज जो आपके साथी प्रशांत ने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय खांटी को दिया है। जी जी। क्या है पूरा मामला? उसमें ये है कि हमारे पिलर मतलब हम निर्माण करा रहे हैं अपना, तो हमारा पिलर शब्बीर काट गए और हम उसका एप्लीकेशन देने गए एसडीएम सर के पास। इन्होंने इनके बच्चों ने और मिलकर सब पिलर काटे हमारे, और वहां से देख के हम आ नहीं पाए, बाकी पर और काट दिए। ये शब्बीर कौन है और क्यों पिलर काटे आप? शब्बीर जो है इन्होंने ही हमको मतलब जगह बेची है। जो प्रॉपर्टी डीलर शब्बीर एजेंसी हमने जगह ली है। उनको हमने पैसा भी दिया है, मेरे पास वीडियो भी है जगह लेते हुए इनसे। और इन्होंने जो क्या किया है, रजिस्ट्री जो है वो असलम से कराई है। लेकिन असलम कौन है? असलम जिसके नाम जगह थी, लेकिन मतलब मालिक शब्बीर ही है। तो आज ऐसा क्या हुआ जो आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ा? अब इन्होंने हमारा पिलर काट दिया, हमको धमकी दी जानमाल की। जो आपने जगह खरीदी है वो किससे खरीदी थी? हमने ये शब्बीर खां प्रॉपर्टी डीलर है, इनसे ही जगह खरीदी थी। इन्होंने कहा था कि मालिक हम ही हैं, लेकिन इन्होंने रजिस्ट्री असलम से करवाई थी हमें। तो उसके मालिक असलम थे, लेकिन इन्होंने खुद को मालिक बताया? हाँ हाँ हाँ। तो आज किस बात को लेकर उन्होंने आपके पिलर काट दिए? अब वो ये कह रहे हैं कि ये जगह हमारी है। अच्छा। जबकि हमारे पास रजिस्ट्री मौजूद है। हमने मतलब एसडीएम साहब के पास गए भी थे, हम दिखा के भी आए, एप्लीकेशन भी दे के आए, लेकिन अब देखिए ये आपके सामने हो रहा है। ये शब्बीर क्या करते हैं? क्या काम है इनका? शब्बीर का जमीन प्रॉपर्टी का ही काम है इनका। और इसके अलावा और भी कोई काम? इसके अलावा और ये ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल चलाते हैं। स्कूल में क्या है, ये मास्टर हैं? अब इसका हमें आइडिया नहीं, प्रबंधक है जहाँ तक। तो उप जिलाधिकारी महोदय ने आपको क्या आश्वासन? उन्होंने कार्रवाई के लिए भेज दिया। और कुछ बताना चाहेंगे? भाई शब्बीर का ये कहना है कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती है और यहाँ पे आप हमारी इच्छा से ही चल पाएंगे और यहाँ पे काम आप करवा नहीं पाएंगे, और कहते देखते हैं आप काम कैसे कराते हो। उसी का नतीजा ये पिलर काट दिए इन्होंने, हमारे दोबारा पिलर काट दिए। जब एप्लीकेशन देने के बावजूद भी मतलब इतना इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद पिलर काट रहे हैं, लेबर को धमका रहे हैं। क्या लेबर से क्या बोला गया? लेबर से अब हमारे जनरेटर से हमारे पिलर काट रहे हैं। लेबर कुछ कहती, लेबर को गाली दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम कानपुर नगर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो प्रशांत पाल आपके पार्टनर?
जी जी जी। ये कहाँ के है प्रशांत पाल? ये बांदा निवासी हैं ये। ये आपके पार्टनर जी। तो क्या जो मजदूरों को हड़काया गया है सबके द्वारा, क्या जी। मजदूर बताना चाहिए? हाँ बिल्कुल बताएंगे, और उनका वीडियो भी बनाया है, वो भी मौजूद है, कह रहे वीडियो बना दे, बनाओ। तो ये मजदूर है, जी इस बात जी करूं? जी हाँ बिल्कुल करिए आप। तो आप काम कर रहे थे जी। तो कौन आया उस वक्त? वही मास्टर साहब आए ग्रीन वैली वाले, और एक लड़का और था साथ में। क्या बोले? बोले कि हम लेटे थे, आए अपने हाथों से जनरेटर चालू करा, जनरेटर चालू करने के बाद बस काटने लगे। तो तुमने देखा तो मना किया था कि नहीं? मना किया, क्या बोले? मना किया, बोले जाओ यहाँ से, बुला लो जब बुलाना हो। और भी कुछ बोले? हाँ बस यही सब कहा, बोले जाओ जो कुछ करना है करो, हम तो काटेंगे, हमारी जगह में हम काट रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश की चंदौली से जनपद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 90 पाउच अंग्रेजी शराब बरामद किया है। साथ ही मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तस्कर यूपी से शराब खरीद कर बिक्री के लिए बिहार ले जा रहा था। इलिया पुलिस को मालदह गांव के समीप मिली कामयाबी।